तो जय हिंद मेरे दोस्तों आज रतलाम ज़िले मध्य प्रदेश के रतलाम ज़िले की एक हम ऐसी कहानी सुनने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन एक कहानी सुन लेते हैं, इसके बाद इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन कुमार और आज की कहानी मध्य प्रदेश के रतलाम की है। ये बात 2024 की है। रतलाम के रावटी थाना क्षेत्र में एक माही नदी है। इसी नदी पर एक पुल बना हुआ है जहां से गांव वालों का आना जाना होता है। 12 जून की दोपहर में बोरपाड़ा के सरपंच डामोर की नजर अचानक कुछ अजीब चीज पर पड़ी। उन्होंने देखा कि पुल के नीचे किसी महिला का अर्धनग्न शव पड़ा हुआ था। यह दृश्य देखकर सरपंच हैरान रह गए और तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी। जब रतलाम के रावटी थाना प्रभारी को शव पड़ा होने की खबर मिली, सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। शव की हालत और जगह ने पूरे गांव में सनसनी फैला दी और लोग इस घटना के बारे में जानने के लिए बेचैन हो गए। पुलिस ने देखा कि लगभग 35-40 साल की एक महिला का अर्धनग्न शव पुल के नीचे पड़ा हुआ था। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि महिला के दोनों हाथ पीछे की ओर बंधे हुए थे। उसके शरीर पर जो कपड़े थे वे अस्त व्यस्त और फटे हुए थे, जिससे यह संदेह हुआ कि हत्या से पहले उसके साथ बलात्कार किया गया हो सकता है। पुलिस ने जब महिला के शव का निरीक्षण किया तो पाया कि उसके पास ऐसा कोई सामान नहीं था जिससे उसकी पहचान की जा सके। न तो उसकी जेब में कोई पहचान पत्र था, न ही कोई ऐसा सामान जिससे उसका नाम या पता चल सके। पुलिस ने आसपास के इलाके में भी गहन तलाशी ली, लेकिन उन्हें वहां से भी कोई सुराग नहीं मिला। शव की स्थिति और आसपास के हालात ने इस घटना को और भी भयानक बना दिया। हालांकि मौके पर मौजूद लोग शव की पहचान नहीं कर सके, इसलिए पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया और मर्चुरी में सुरक्षित रखवा दिया। आसपास के गांव वालों से पूछताछ की गई, परंतु किसी ने भी महिला को पहले कभी देखा नहीं था। यह स्थिति पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण थी, क्योंकि बिना पहचान के मामले की जांच को आगे बढ़ाना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में पुलिस ने अन्य तरीकों से महिला की पहचान के प्रयास शुरू किए, जैसे कि आसपास के थानों में गुमशुदगी की रिपोर्ट की जांच और राज्य के अन्य हिस्सों से संपर्क करना, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं किसी ने इस महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट तो दर्ज नहीं करवाई है। महिला की पहचान के बिना भी पुलिस ने अपनी जांच जारी रखी और इस हत्याकांड के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे थे। रतलाम जिले के एसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने इस मामले को अत्यंत गंभीरता से लिया। उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए एडिशनल एसपी राजेश खाखा और डीएसपी सैलाना सुश्री नीलम बघेल के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम का गठन किया। इस टीम को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि वह इस घटना की तह तक जाए और जितनी जल्दी हो सके अपराधियों को पकड़कर न्याय दिलाए। आगे की जांच में पुलिस को उम्मीद थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य सबूतों के आधार पर वे इस मामले में महत्वपूर्ण सुराग हासिल कर सकेंगे। संयोग से उसी दिन शाम को जिले के शिवगढ़ थाने में एक 18 वर्षीय युवती अपनी 33 वर्षीय मां की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंची। युवती ने बताया कि उसकी मां पार्वती बाई सुबह से घर से लापता थी और उन्हें किसी तरह का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। इस बीच जिले भर के थानों को पुल के नीचे मिले अज्ञात महिला के शव की सूचना पहले ही भेजी जा चुकी थी। शिवगढ़ पुलिस ने युवती को रावटी थाने भेज दिया। रावटी थाने की पुलिस ने युवती को मेडिकल कॉलेज ले जाकर उस अज्ञात महिला का शव दिखाया। जैसे ही युवती ने शव देखा, उसने तुरंत पहचान कर ली कि यह उसकी मां पार्वती बाई का ही शव था। इस शिनाख्त ने पुलिस की जांच को एक नई दिशा दी, क्योंकि अब उन्हें महिला की पहचान मिल चुकी थी। अब पुलिस को इस बात की तहकीकात करनी थी कि पार्वती बाई के साथ यह जघन्य अपराध किसने और क्यों किया। शव की शिनाख्त होने के बाद पुलिस का काम काफी आसान हो गया। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव को पार्वती बाई के परिजनों को सौंप दिया और अंतिम संस्कार के बाद मामले की गहन जांच शुरू कर दी। सबसे पहले पुलिस ने पार्वती बाई की बेटी से पूछताछ की, जिसने अहम जानकारी दी। बेटी ने बताया कि 11 जून को उसकी मां पार्वती बाई हमारे एक परिचित देवीलाल के साथ किसी पुनर्विवाह कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गई थी। पार्वती बाई ने कहा था कि वह रात में ही वापस आ जाएगी, लेकिन जब दूसरे दिन यानी 12 जून की शाम तक वह घर नहीं लौटी तो बेटी को चिंता होने लगी और वह थाने जाकर अपनी मां की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने पहुंची। पुलिस ने पार्वती बाई के परिचित देवीलाल की तलाश शुरू की,
लेकिन यह खोज किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। न तो गांव में कोई देवीलाल नाम का व्यक्ति था और न ही पार्वती बाई के रिश्तेदार या पड़ोसी किसी देवीलाल को जानते थे। इससे पुलिस को शक हुआ कि देवीलाल का नाम या तो झूठा बताया गया था या फिर यह कहानी कुछ और छिपा रही थी। पार्वती बाई के परिवार की पृष्ठभूमि में भी कुछ अहम बातें सामने आईं। 3 साल पहले उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी और पार्वती बाई ही मेहनत मजदूरी करके अपने 5 बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। उसकी बड़ी बेटी, जो 18 साल की थी, दिखने में भी अपनी मां की तरह बेहद सुंदर थी। इस जानकारी के बाद पुलिस को शक हुआ कि शायद मामला सिर्फ पार्वती बाई की हत्या तक सीमित न हो, बल्कि इसके पीछे कुछ और गहरी वजह हो सकती है। एक संभावित दिशा यह थी कि कहीं पार्वती बाई की बेटी का किसी युवक के साथ प्रेम संबंध तो नहीं था जिसका पार्वती बाई विरोध कर रही हो। पुलिस ने इस नजरिए से जांच की कि कहीं बेटी के प्रेमी ने ही पार्वती बाई को रास्ते से हटाने की साजिश तो नहीं रची थी, खासकर इसलिए क्योंकि पार्वती बाई के बारे में यह कहा गया था कि वह किसी देवीलाल नाम के व्यक्ति के साथ नातरा समारोह में गई थी, जो कि अब एक काल्पनिक नाम लग रहा था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से भी चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। रिपोर्ट के अनुसार हत्या से पहले पार्वती बाई ने शराब पी हुई थी और उसके साथ बलात्कार हुआ था। रिपोर्ट में यह भी संकेत मिला कि बलात्कार सामूहिक रूप से किया गया था, जिससे यह मामला और भी गंभीर हो गया। अब पुलिस का ध्यान इस पर था कि किसने पार्वती बाई को शराब पिलाई और फिर उसे किस परिस्थिति में मारा गया। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने जांच को तेज कर दिया, क्योंकि साफ हो चुका था कि यह हत्या एक साजिश के तहत की गई थी और इसमें पार्वती बाई के जीवन या परिवार से जुड़े कुछ गहरे राज छिपे हो सकते थे। पुलिस ने पार्वती बाई के मोबाइल की कॉल डिटेल्स खंगाली, जिससे जांच में महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे। पता चला कि पार्वती बाई की सबसे ज्यादा बातचीत बड़ाना थाना क्षेत्र के कुंदीना का निवासी सुरेश देवड़ा और विदेश पिता मंगू डिंडोर से होती थी। इसके अलावा 11 जून को इन दोनों व्यक्तियों के मोबाइल की लोकेशन वही थी जहां 12 जून को पार्वती बाई का शव मिला था। इस जानकारी से पुलिस का शक और पुख्ता हो गया और उन्होंने सुरेश और विदेश को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। शुरुआत में दोनों ने किसी भी तरह के अपराध में शामिल होने से इनकार किया और कहा कि उन्हें इस घटना की कोई जानकारी नहीं है। लेकिन पुलिस के लगातार सवालों के दबाव में दोनों ने आखिरकार खुलासा किया कि पार्वती बाई, जो अपने पति की मृत्यु के बाद अकेली रह रही थी, दूसरी शादी करना चाहती थी। इसके लिए पास के एक गांव में एक युवक से उसकी शादी की बात चल रही थी। पार्वती बाई को पता था कि उसके रिश्तेदार उसकी ओर से इस विवाह की बात आगे नहीं बढ़ाएंगे, इसलिए उसने सुरेश और विदेश से मदद मांगी। उन्होंने बताया कि पार्वती बाई के कहने पर वे उसे उस युवक के घर ले गए थे जिसके साथ उसकी शादी की बात चल रही थी। वहां कुछ देर बैठने के बाद उन्होंने पार्वती बाई को वहीं छोड़ दिया और अपने गांव वापस लौट आए थे। जब पुलिस ने उनसे पूछा कि वे पार्वती बाई को किस घर पर छोड़कर आए थे, तो उन्होंने वह पता भी पुलिस को बता दिया। इस खुलासे से पुलिस को एक नई दिशा मिली और अब वे यह पता लगाने में जुट गए कि क्या सचमुच पार्वती बाई वहां शादी के सिलसिले में गई थी या फिर उसके साथ कुछ और घटा था जिसने उसकी हत्या की वजह बनाई। इस पर पुलिस की एक टीम जब सुरेश और विदेश द्वारा दिए गए पते पर पहुंची तो सच्चाई पूरी तरह से सामने आ गई। लड़के वालों ने बताया कि सुरेश और विदेश ही 35 साल की पार्वती बाई को उनके घर लेकर आए थे ताकि उनके बेटे से उसका रिश्ता तय किया जा सके। लेकिन जब लड़के वालों ने पार्वती बाई को देखा तो तुरंत रिश्ते से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि उनका बेटा केवल 17 साल का है, जबकि पार्वती बाई 35 साल की और 5 बच्चों की मां थी। इस वजह से उन्होंने पार्वती बाई के साथ शादी की कोई संभावना नहीं देखी और तुरंत मना कर दिया। लड़के वालों ने यह भी बताया कि सुरेश और विदेश उसी रात पार्वती बाई को लेकर वापस चले गए थे। जब पुलिस ने यह जानकारी हासिल की तो यह स्पष्ट हो गया कि सुरेश और विदेश ने पहले पुलिस को झूठ बोला था। उन्होंने कहा था कि वे पार्वती बाई को लड़के वालों के घर छोड़कर आ गए थे, जबकि सच्चाई कुछ और ही थी। अब पुलिस को यकीन हो गया था कि पार्वती बाई की हत्या का राज सुरेश और विदेश के पास ही छुपा है। इसलिए जब पुलिस ने दोनों पर कड़ाई से पूछताछ की तो आखिरकार वे टूट गए और उन्होंने पूरी कहानी बयां कर दी। सुरेश और विदेश ने पूछताछ में पूरी कहानी बताई। उन्होंने बताया कि उनकी मुलाकात पार्वती बाई से लगभग 2 साल पहले रतलाम रेलवे स्टेशन पर हुई थी। वे भी उसकी तरह रोजाना रतलाम मजदूरी के लिए जाते थे और वहीं से उनका परिचय हुआ। पार्वती बाई उम्र में उनसे काफी बड़ी थी,
लेकिन उसकी सुंदरता के कारण वे दोनों उसकी तरफ आकर्षित हो गए और धीरे धीरे उससे दोस्ती कर ली। जल्दी ही उन्हें यह भी पता चला कि कमला पति की मौत के बाद से दूसरी शादी करने के प्रयास में थी, लेकिन अपनी बड़ी बेटी की उम्र को देखते हुए वह यह बात अपने रिश्तेदारों से नहीं कह पा रही थी। सुरेश और विदेश को जब यह मालूम हुआ कि पार्वती बाई दूसरी शादी के लिए परेशान है, तो उन्होंने उसके करीब आने की कोशिश की, लेकिन कमला उनकी नीयत को समझ गई। उसने उन्हें साफ शब्दों में कह दिया कि वे चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, उनसे कोई फायदा नहीं होगा। हालांकि उसने यह भी कहा कि अगर वे उसकी शादी किसी योग्य युवक से करा दे, तो वह उन्हें एक बार इनाम के रूप में खुश कर देगी। यह शर्त तय होने के बाद सुरेश और विदेश ने ऐसे युवक की तलाश शुरू की जिसे शादी के लिए लड़की न मिल रही हो। उनकी मुलाकात एक रिश्तेदार से हुई जो अपने 17 वर्षीय बेटे के लिए लड़की की तलाश कर रहे थे। सुरेश ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह जल्द ही एक लड़की से उनकी मुलाकात करवाएगा। इसके बाद सुरेश और विदेश ने योजना बनाकर पार्वती बाई से संपर्क किया और उसे पुनर्विवाह कार्यक्रम का बहाना बनाकर लड़के वालों से मिलने के लिए तैयार किया। रात को सुरेश और विदेश कमला को मोटरसाइकिल पर लेकर लड़के वालों के घर गए, लेकिन जब लड़के वालों ने पार्वती बाई की उम्र और उसके 5 बच्चों की बात सुनी, तो उन्होंने तुरंत रिश्ते से इनकार कर दिया। पार्वती बाई को भी गुस्सा आया कि सुरेश और विदेश ने उसे एक किशोर लड़के के साथ शादी कराने की कोशिश की। यह बात न सिर्फ पार्वती बाई के लिए अपमानजनक थी, बल्कि सुरेश और विदेश के लिए भी निराशाजनक थी, क्योंकि उनकी योजना थी कि किसी तरह शादी की बात तय हो जाए और शर्त के मुताबिक वे पार्वती बाई से अपना लाभ उठा सकें। जब यह योजना नाकाम हो गई, तो सुरेश और विदेश ने तय किया कि अब पार्वती बाई को घर वापस नहीं जाने देंगे। उन्होंने उसे शराब पीने का प्रस्ताव दिया, जिसे वह किसी न किसी तरह मान गई। तीनों माही नदी की पुलिया के नीचे बैठे और शराब पीने लगे। इस दौरान सुरेश ने पार्वती बाई से वादा पूरा करने की बात कही, लेकिन पार्वती बाई ने साफ इनकार कर दिया। परंतु सुरेश और विदेश अब ठान चुके थे कि वे उसे नहीं छोड़ेंगे। पार्वती बाई के विरोध के बावजूद दोनों ने बारी बारी से उसके साथ बलात्कार किया। पार्वती बाई के लिए पुरुष सुख एक कमजोरी थी, लेकिन वह अपने साथ हो रहे इस घिनौने धोखे को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। बलात्कार के बाद जब सुरेश और विदेश कपड़े पहन रहे थे, तो पार्वती बाई ने गहरी आवाज में कहा, मेरे साथ बलात्कार कर, आज तुम दोनों खुश तो बहुत होगे, लेकिन ध्यान रखो, कल की रात तुम्हारी जेल में कटने वाली है। पार्वती बाई की यह बात सुनकर सुरेश और विदेश सकते में आ गए। उन्हें डर था कि अगर पार्वती बाई ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी, तो उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इस डर के साए में उन्होंने फैसला किया कि उन्हें पार्वती बाई को चुप कर देना चाहिए। जब पार्वती बाई ने उनका विरोध किया और भागने की कोशिश की, तो उन्होंने उसे बेरहमी से मार डाला और उसका शव पुल के नीचे फेंक दिया, यह सोचकर कि अंधेरे और सुनसान जगह पर उनकी यह घिनौनी हरकत कभी सामने नहीं आएगी। उसके बाद उन्होंने शव को पुल के नीचे छोड़ दिया और वहां से भाग गए। सुरेश का मानना था कि चूंकि पार्वती बाई के घर में कोई भी उसका असली नाम नहीं जानता था, इसलिए पुलिस कभी भी उस तक नहीं पहुंच पाएगी। उनकी यह सोच कितनी गलत थी, यह उन्हें जल्द ही पता चलने वाला था, क्योंकि उनकी कायरता और घिनौनी हरकतें अंततः सामने आ गईं। पुलिस की जांच ने सुरेश और विदेश की असलियत को उजागर कर दिया और उनके गलतफहमियों का खामियाजा उन्हें भोगना पड़ा। पुलिस ने पार्वती बाई की हत्या और बलात्कार के मामले में सुरेश और विदेश के खिलाफ पुलिस ने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या और धारा 376 के तहत बलात्कार का आरोपी बनाया गया। धारा 208 के तहत यह आरोप लगाया जा सकता है कि सुरेश और विदेश ने पार्वती बाई के शव को ठिकाने लगाकर सबूत मिटाने का प्रयास किया। इन धाराओं के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और अदालत में कार्रवाई की। आज तो दोस्तों आपने कहानी सुनी, देखो तो इसमें कहानी में ये निकलता है कि पुलिस ने जो काम किया वो सराहनीय काम किया, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन ये गलती अगर इसकी देखी जाए तो किसकी है? गलती मुझे लगता है एक गलती तो मुझे उस लेडीज़ की भी लगती है और उसकी नहीं भी है, क्योंकि अब किसी पे भी भरोसा, और उसको सबसे पहली गलती कि उसने भरोसा किया। आज के ज़माने में सबसे पहली बात है भरोसा करना एकदम बकवास, किसी पे भी भरोसा करना। दूसरा ये कि अब उसके 5 बच्चे भी थे और फिर उसने भरोसा किया और उनके साथ गई, तो
खुद उसको सोचना था। बाकी तो इन दोषियों को इनका भी है कि इनने ये गलत किया तो इनको तो सज़ा मिल गई, और बाकी अब देखते हैं इनको क्या सज़ा मिलती है, इसका फॉलोअप लेते रहेंगे। बाकी इसमें सबसे मेन चीज़ रहा जो कि पुलिस ने अच्छा काम किया और सराहनीय काम किया। तो ये कहानी सुन के आपको कैसा लगा, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए जय हिंद मेरे दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।